लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। नामांकन पत्रों की जांच 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन सीटों पर पहले चरण के दौरान वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2 सीटें। वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है और इनके लिए भी नामांकन का आखिरी दिन आज है। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5 सीटों पर और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर। वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1 सीट पर मतदान होगा। सभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी कल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल 9 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इनमें 6 छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी की लिस्ट में किसी पुराने सांसद का नाम नहीं है। पार्टी ने राज्य में सभी सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 10 लोकसभा सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ के अलावा बीजेपी की ताजा सूची में मेघालय, महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। ताजा लिस्ट के साथ बीजेपी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों की संख्या 306 पहुंच गई है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से कल प्रत्याशियों की 9वीं सूची जारी की गई और इस लिस्ट में पार्टी की तरफ से 10 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीट, बिहार की 3, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट में महाराष्ट्र के अकोला सीट से हिदायत पटेल, रामटेक सीट से किशोर उत्तम राव और हिंगोली सीट से सुभाष वानखेड़े को टिकट दिया गया है। वहीं चंद्रपुर से पूर्व में घोषित प्रत्याशी विनायक बांगड़े की जगह अब सुरेश धानोरकर को उम्मीदवार बनाया गया है। 9वीं सूची में बिहार की कटिहार सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार की ही किशनगंज सीट से मोहम्मद जावेद और पूर्णिया सीट से उदय सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु साउथ सीट पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद और जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर हाजी फारूक मीर को टिकट दिया गया है। सूची में कार्ति चिदंबरम को शिवगंगा सीट से टिकट मिला है। बिहार में महागठबंधन में सीट नहीं मिलने से नाराज सीपीआई ने कुछ सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार होंगे। सीट से उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से होगा। सीपीआई ने इसके अलावा खड़गिया,
मधुबनी और मोतिहारी सीट पर भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ CPI-ML आरा, सिवान, कराकट और जहानाबाद सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। झारखंड में कल विपक्षी दलों के गठबंधन पर आखिरी मुहर लग गई। यहां कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा मिलकर राज्य की 14 में से 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। JMM 4 और झारखंड विकास मोर्चा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। गठबंधन में पलामू लोकसभा सीट RJD के लिए छोड़ी गई है। 2014 में बीजेपी ने झारखंड में 14 में से 12 सीटें जीती थी और शेष 2 सीटें मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में गई थी। इस बार झारखंड को 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड विकास मोर्चा 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और राजद के लिए थोड़ी सी अभी जो आप लोग भी सवाल करेंगे, जो मुझे पता है कि राजद के लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं, उस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए पलामू सीट को कांग्रेस ने ये सहमति बनाई है कि उनके लिए पलामू सीट छोड़ा जाए और वो उनके खाते में दिया जाए। और सीटों के कौन कौन सीटें हैं वो भी आपको बता दिया गया। रांची, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, चतरा में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और कोडरमा और गोड्डा में झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और पलामू में सभी सहयोगी दल मिलकर राजद को सहयोग करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल कर लिया है। एसपी द्वारा रविवार को जारी लिस्ट में मुलायम सिंह का नाम नहीं होने की वजह से पार्टी को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भूल सुधार करते हुए संशोधित लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर शामिल कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं प्रदेश की 2 अहम सीटों पर कैंडिडेट भी घोषित किए गए हैं। पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव की सीट रही आजमगढ़ से अब उनके बेटे और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश चुनाव में उतरेंगे, जबकि रामपुर से पार्टी के नेता आजम खान लड़ेंगे। एसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आजम खान, जया बच्चन और रामगोपाल यादव समेत कई अन्य नेताओं के नाम शामिल किए हैं। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी बीजेपी को रविवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया। दोनों ही दलों ने बीजेपी को दार्जिलिंग सीट पर अपना समर्थन देने की घोषणा की है। दार्जिलिंग की सीट पर अब तक गोरखा पार्टियों के समर्थन से ही बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिलती रही है और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री SS अहलूवालिया इस सीट से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग की सीट पर अपना प्रत्याशी बदलते हुए राजू सिंह बिष्ट को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की लगातार हो रही घोषणा के बीच सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकना शुरू किया है। विजय संकल्प सभा के साथ बीजेपी ने कल से देश भर में लोकसभा के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल आगरा में विजय संकल्प रैली के साथ पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने आगरा के कॉलेज मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश का विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये गठबंधन भ्रष्टाचार और सत्ता के स्वार्थ का है। अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता। इस बीच अभिनेता राजनेता कमल हसन ने कल चेन्नई में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम का चुनावी घोषणा पत्र और उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची जारी की। हालांकि उन्होंने भी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। उनको पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे, कहते चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे चाहते हैं मोदी जी को हटाया जाए, कहते पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे,
तो के चुनाव नहीं लड़ते हैं। चंद्रा बाबू जी को पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे लोकसभा का, कहते नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी को पूछते चुनाव लोकसभा से कहां से लड़ोगे, कहते हैं नहीं लड़ेंगे। स्टालिन जी को पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे, कहते हैं नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़ना नहीं है और मोदी जी को हटाने के स्वप्न एक गठबंधन वाले का देख रहे हैं। मित्रों, मुझे बताइए, एक और मोदी जी और तीसरी ओर इस सत्ता और स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुआ एक गठबंधन है और एक गठबंधन इस देश का भला नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के विकास और जन कल्याण के लिए काम किया। लोकसभा चुनाव के लिए नोएडा में बीजेपी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत होता है। इसका मतलब है कि जब आप लोगों के बीच वोट मांगने जाते हैं तो आप उनसे कुछ वादे करते हैं। जब आप दोबारा उनके पास जाते हैं तो आपको उनसे किए गए वादों का हिसाब देना होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के काम का मूल्यांकन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का विकास और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को देखना चाहिए। जब उरी का आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, और जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम भारत ने किया। इससे पहले भी 2008 में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था देश में, जब यूपीए की सरकार थी। मुंबई टेरर अटैक, मुंबई का आतंकी हमला, 166 लोग शहीद हुए थे उसमें। 140 भारतीय थे और 26 लोग 14 अलग अलग देशों से संबंधित थे। इसलिए वो घटना भारत पर आतंकी हमले की न होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन गई थी। अगर उस समय की सरकार इस सूत्र को पकड़कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहती तो बना सकती थी। इस बीच बीजू जनता दल के नेता और राज्य में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल नयागढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उड़ीसा में बीजू जनता दल सभी 21 लोकसभा सीटों में से 21 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करेगी और केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल ने महिलाओं के लिए चुनाव में 33% सीट का आरक्षण दिया है। महिलाओं का विकास होने से देश का विकास होगा। बीजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की एक और सूची भी जारी कर दी है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियां राज्य में प्रचार अभियान में जुटी हैं। इस बीच कल आंध्र प्रदेश के कडप्पा और चित्तूर जिले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने रैलियां की। इस मौके पर उनके निशाने पर जगन मोहन रेड्डी रहे। उन्होंने राज्य की सभी समस्याओं के लिए जगन मोहन रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं, लिहाजा यहां चुनावी पारा उफान पर है। राज्य की 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस 5 साल से सत्ता से बाहर है और अपने वंशवादी स्वरूप के कारण एक बार फिर हार का सामना करने जा रही है। एक फेसबुक पोस्ट में अरुण जेटली ने कहा कि वंशवाद कांग्रेस के संगठन को कमजोर करता है, जिससे उसके समर्थक निराश होते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वंशवादी पार्टियां कुछ पीढ़ियों के बल पर सफल होती हैं, लेकिन दूसरों को साथ लेकर डूब जाती हैं। उन्होंने इस बात पर हैरत जताई कि क्या कांग्रेस अपने वंशवादी चरित्र की कीमत चुका रही है। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस नेताओं के कुछ सामान्य बयान अक्सर सुनाई दे रहे हैं। साथ ही कहा कि वंशवादी पार्टियों में एक बड़ी खामी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की वर्तमान पीढ़ी सक्षम, करिश्माई और आत्मविश्वास से लबरेज है तो वंशवाद बड़ी जीत हासिल कर सकता है। पार्टी में उसके पीछे भागने का एक उत्साह होता है। अरुण जेटली ने कहा कि हालांकि अगर वर्तमान वंशवादी पीढ़ी में करिश्मा, समझ और लोकप्रिय आत्मविश्वास की कमी है तो परिवार के आसपास के लोग तेजी से निराश हो जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इसकी गवाह है? वंशवाद पर नेताओं को थोपने की बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि नेता महान नहीं बनते, महानता उन पर थोपी जाती है।
उन्होंने कहा कि वंशवादी दलों में उच्च क्षमता वाले पुरुषों के लिए बहुत कम जगह है। एक असुरक्षित नेता अधिक प्रतिभाशाली लोगों की छाया से भयभीत रहता है। एग्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद 19 मई की शाम से किया जा सकेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक ये नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि टेलीविजन, रेडियो चैनल, केबल नेटवर्क, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित करें कि सभी चैनल में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल ना हो जिसमें किसी दल विशेष या उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाए। परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण और बहस विश्लेषण शामिल हैं। आयोग का कहना है कि वो चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन वोट कर शुरू किया। उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से लोगों को मतदान का महत्व समझाने और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग ये सुनिश्चित करें कि उनके परिजन और मित्रगण मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये भी कहा कि लोगों के ऐसा करने से देश के भविष्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मीडिया संस्थानों को टैग किया और ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा मतदान से और मजबूत होगा। राज्यसभा टीवी की भी अपील है कि लोग बड़ी तादाद में मतदान में लोग हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।